हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। रफ़ी साहब के बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुमकिन है मुस्तक़बिल करीब में हमको मोहम्मद रफ़ी साहब से भी अच्छे गायक मिल जाएं, जिसका इम्कान है, लेकिन शायद दूसरा मोहम्मद रफ़ी हमको ना मिले। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो दो चार शब्द बोल के चुप हो जाते थे। रफ़ी साहब की एक बात खास थी कि बहुत शरीफ आदमी। उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज़ थी, जो मंद्र से लेके तार सब तक जहाँ उनको आप ले जाए वहाँ ऊंचे जाते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में अपना एक फकीर हुआ करते थे, एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, तो वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। तो अब्बा को उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, इतनी उनको अपना अच्छी लगती थी कि उनका हमेशा पीछा करते थे वो, और अपना काफ़ी दूर तक जाने के बाद अपना वो एक जगह बैठते थे, वो अपना गाना गाते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज किया, उन्होंने बहुत मतलब पुश किया कि बोले कि नहीं बेटा अगर तुझे शौक़ है तो तू कर। और उन्होंने और हमारे ताया जो थे उन्होंने भी अपना अब्बा को बहुत इनकरेज किया। तो चुप चुपके से दादा अब्बा से अपना छुपके से अपना वो कभी महफिल में गाना या कुछ ऐसा करते थे। तो उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। खुद कहते थे अब्बा हमारे कि मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है। हमारे अब्बा वहाँ पे कोटला सुल्तान से अमृतसर में, और करीब 4-5 साल की उम्र थी जब उन लोग अपना दादा अब्बा और ये सब शिफ्ट हुए हम लोग लाहौर में। मोहम्मद रफ़ी मेरा दोस्त था, हमारा क्लास फेलो था, हमारा पड़ोसी भी था, और इसी गांव में घर में रहता था। उसके बाप का नाम अली मोहम्मद था, अली था। कट्ठे पढ़ते, प्राइमरी तक 4 जमात तक कट्ठे पढ़ते रहे हम। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर उसके बाप की नारकली में हजाम की दुकान थी। अब्बा की उम्र मेरे हिसाब से अपना कुछ बताते हैं कि 14-15 साल की उम्र थी जब वहाँ पे अपना एक शो होने वाला था अपना सैगल साहब का, और गांव में था अपने लाहौर के अपने एक वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना जब शो हो रहा था तो काफ़ी मतलब जैसे गांव में अपने जैसे नौटंकी टाइप होता था अपना, वहाँ से स्टेज बना रहता था। तो वहाँ पे अपना उस हिसाब से वो शो के लिए हमारे अब्बा भी गए थे उनके बड़े भाई के साथ, हमारे ताया के साथ। वहाँ जब अपना सैगल साहब जब स्टेज पे आने वाले थे तो अचानक लाइट चली गई थी वहाँ पे गांव में। तो जब लाइट गई थी तो अपना ज़रा शोर वोर होने लगा उधर। तो लोगों ने फिर अपना कहा कि मतलब अपने कुछ लोग थे जो अब्बा को जानते थे अपना और हमारे ख़ानदान को जानते थे, तो वो बोले कि रफ़ी को गवाओ ये, और बिगड़ माइक के। तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मतलब हमारे ताया के बाजू में अपने एक इंसान थे जिनका नाम था श्याम सुंदर साहब, बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस ज़माने में। उन्होंने अपने हमारे ताया से पूछा ये लड़का कौन गा रहा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, इसको तुम बम्बई लेकर आओ। ये मेरा अपना कार्ड है,
उन्होंने उनका कार्ड दिया। तो दादा तो खिलाफ थे इसके, तो दादी ने कहा कि जा बेटा मेरी दुआ तेरे साथ है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लाहौर से जब आए थे तो वहाँ से मतलब अपना पैसे वैसे का अपना जरा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अपने जो गिलाफ होते हैं तकिया के गिलाफ, उसमें 3 गिलाफ ऐसा अपना चना भर के लाए थे। तो अब्बा ताया हमारे अपने चना फाँकते थे, चना फाँक के पानी पीते और उसी में दिन गुजारा करते थे। काफ़ी अपना दिन ऐसे उन्होंने गुजारे। और अपना रियाज बेशक वो करते थे, वो सुबह सुबह अपना करीब 4 बजे उठते थे और चौपाटी वहाँ पे नज़दीक था, तो वहाँ पे आलाप, वहाँ पे रियाज अपना उधर ही करते थे, क्योंकि इतना छोटा थोड़ी खोली थी तो वहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस होता था, इसी वजह से उधर अपना थोड़ा सा अपना अलग करते थे। और उसके बाद अपना ऊपर वाले की मेहरबानी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अपना दादर में एक अपना स्टूडियो हुआ करता था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर साहब की गाड़ी देखी जाते हुए, तो उधर का जो दरबान था, मतलब जो गार्ड था, उन्होंने रोक दिया था अपना हमारे ताया को, हमारे अब्बा को। तो बोले नहीं, इन्होंने अपना हमारे को बुलाया है। तो जब अपना गए वहाँ पे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे ताया और अब्बा उधर गेट पे खड़े हुए, तो उन्होंने दरबान को कहा कि अपने अंदर बुलाओ उनको। तो जब अंदर गए तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये वही लड़का है जो लाहौर में उन्होंने जो स्टेज में गाया था, तो एक तरह से अपना उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्रेक मिला है वो श्याम सुंदर साहब ने उन्होंने अपना ब्रेक दिया। हमारे अब्बा की सबसे पहली फिल्म थी पंजाबी फिल्म, और फिल्म का नाम था गुल बलोच, और सबसे पहली हिंदी फिल्म थी गांव की गोरी। सिंगर थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, आके सबसे पहले पूछते थे तो मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, हीरो कौन है, किसके लिप में ये मेरा ये गाना जाने वाला जो मैं गा रहा हूँ, तो पूछ लेते थे। अच्छा ये देवानंद के लिए गाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फिर अकेले एक कोने में जाके पता नहीं कुछ अपने आप ही कुछ सोचते थे, अच्छा ये शम्मी कपूर के लिए गाना है मुझे, ठीक है, ये विश्वजीत के लिए गाना है। एक प्लेबैक सिंगर का जो एक गुण, बहुत बड़ा गुण है, वो रफ़ी साहब में मैंने देखा। ये आप जब वो उनकी मतलब गाया हुआ गाना किसी हीरो के लिप में देखेंगे, आपको लगेगा कि वो खुद गाना गा रहे हैं। वही हीरो का स्टाइल वो अडॉप्ट करते थे, उस हीरो का जो एक्टिंग का जो भावना है वो सब कुछ रफ़ी साहब निचोड़ के लाते थे। हीरो को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ लिप मिलाते थे, एक्टिंग वो रफ़ी साहब करते थे। दैट वाज साथ हमने जब भी काम किया तो हमको कभी ये सोचना नहीं पड़ता था, जो कि हमको मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि किसी और सिंगर से लेना हो तो वो सोचना पड़ता था भाई ये सिंगर है तो ये चीज़ हम ना रखें, इस चीज़ की रेंज रखें। रफ़ी साहब के लिए कोई रेंज, कोई स्टाइल, कुछ नहीं। वो हमेशा गाना रिकॉर्ड होने के बाद बैठते थे और सुनते थे, और पोस्ट कम लगे तो फिर से रिकॉर्ड करते थे। इसलिए मुझे अभी याद आया कि हमने गाना रिकॉर्ड किया था, उस वक्त उन्होंने बोला कि हाँ चलो सुनते बैठ के। हम बैठे, सुना, हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले नहीं, हम एक टेक और लेंगे। इसको फिर से रिकॉर्ड किया और उन्होंने उस टेक में जो गाया उन्होंने, कमाल का। वो कौन सा गाना था वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। जब गाया उन्होंने, उसने कुछ मतलब वैरायटी करके, वेरिएशन करके जब गाया, आवाज़ का फ्लो भी चेंज किया उन्होंने। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आर्टिस्ट जब लगन से काम करते हैं तो ये चीज़ हमने सीखी उनसे। मेरे गानों के साथ एक ऐसी एसोसिएशन रही है, ये समझिए कि राइट फ्रॉम द इंसेप्ट ऑफ द सॉन्ग सिचुएशन, गाने की सिचुएशन जब एक राइटर क्रिएट करता है और डायरेक्टर उसको बोलता है हाँ
यहाँ पे गाना होना चाहिए, और उसके बाद लिरिक राइटर उसके ऊपर बोल लिखता है और फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर को दिया जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर उसकी एक अच्छी सी ट्यून बनाता है, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जब आते हैं तो फिर रफ़ी साहब को दिया जाता है। ये सारे जो यहाँ से लेकर और वहाँ से लेकर ये सारे दौर में मैं शामिल होता हूँ, बिकॉज इट इज बेसिकली, मैं समझता हूँ कि आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन ऑल माई सॉन्ग्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। और जब तक मैं फिर रफ़ी साहब तक ये गाना पहुँचता है और फिर रफ़ी साहब रिहर्स कर रहे हैं उसको, उसमें क्या स्टाइल डालना है, कहाँ कहाँ हरकतें लेनी है, ये मेरा और रफ़ी साहब के साथ एक ऐसा मेल हो गया था कि बाद वक्त मैं जब किसी वजह से रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचा और रफ़ी साहब से पूछा गया कि आपने ये हरकत क्यों फरमाई, तो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि शम्मी इस हरकत को ज़रूर वो यहाँ पे ऐसे ही अदा करेगा। वो इन द याहू सॉन्ग जंगली में याहू मैं लेकर आया हूँ। मैंने याहू तुमसा नहीं देखा में एक भंगड़ा से पहले याहू आवाज़ चीख मारी थी, सेम आई डिड इन दिल दे के देखो, वहाँ पे भी वो भंगड़ा था, यार चुलबुला है हसीन दिलरुबा है, उसके पहले मैंने वहाँ उसको भागते भागते एक याहू की चीख मारी थी। और जंगली में जब ये गाना तैयार हो रहा था तो जयकिशन के साथ बैठकर हम लोग ने ये फैसला किया कि इसमें भी हम याहू का इसे किस तरीके से लाते हैं। लड़का आज़ाद होता है, एक लड़का जो कभी जिंदगी में ना उसने कभी हंसा है, ना खेला है, ना कभी प्यार किया है किसी से, पूरा स्ट्रिक्ट एक जिंदगी डिसिप्लिन रही है, उसकी जिंदगी में प्यार आता है, वो पहली बार एक खिड़की खुल जाती है जैसे, तो वो याहू करके बाहर निकलता है। एक मजाकिया सेंस भी बहुत थी जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार हम महबूब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे, मैं रफ़ी साहब साथ में चल रहे थे, सामने से तलत महमूद साहब आ रहे थे और तलत महमूद साहब ने जैसे रफ़ी साहब को देखा तो कहने लगे, क्यों मियाँ आजकल गाना वाना छोड़ दिया क्या? रफ़ी साहब ने कैसे कह रहे? बोले हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत चीख रहे हो तुम, याहू या अफू खुदा। तो रफ़ी साहब हंस पड़े, हाँ बाबा सही बात है, अभी क्या करूं, आपकी तरह मैं 2 माले की बस पे बैठकर तो नहीं गा सकता ना। तो इस तरह दोनों मिलकर बहुत हंसे। मैंने जी के लिए कहना हो तो ये कहेंगे कि संपूर्ण एक गायक जिसको हम कहेंगे तो वो उनमें बात थी वो, क्योंकि क्लासिकल भी इतना अच्छा गा सकते थे, गज़लें भी वो इतनी अच्छी गाते थे, रोमांटिक गाने भी उनके लाजवाब होते थे, और रेंज उनकी जो थी, स्पेशलिटी ये थी कि एक सिंगर के लिए एक रेंज जो ऊपर नीचे की एक सी हो तो उससे गाना गवाने में बड़ा मज़ा आता था। और उनकी वॉइस हर वक्त ये लगा कि भाई हीरो को सूट करती, किसी भी किस्म का हीरो हो तो उसके लिए वो वॉइस सूट करती थी उनको। उन्होंने जब भी गाने गाए तो ये देखा हमने कि उनमें एक डिवोशन इतना था कि बिना रिहर्सल के वो कभी रिकॉर्डिंग में आते नहीं थे। कभी भी वो सवेरे कभी ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि दोपहर को गाना सिंपल गाना है, आप आ जाइएगा वही कर लेंगे, तो बोलते थे नहीं पहले मैं रिहर्सल करूँगा उसके बाद गाना गाऊँगा। तो पहले पूरे गाने को समझते थे वो, उसके बाद वो बैठते थे रिहर्सल करके बाद में वो गाना स्टार्ट करते थे। क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा था कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी और फिर वो डबिंग भी नहीं चलती थी, तो उस वक्त उसको पूरा वो करके करते थे। सर मुझे ये बताया करते थे कि क्लासिकल बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ क्लासिकल बेस्ड होने से ही सब काम नहीं चलता है। प्लेबैक सिंगर को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद के लिए ना गाए बल्कि उस कैरेक्टर के लिए उसके गाना चाहिए, ताकि जो भी वो एक्टिंग करना चाहता है वो हमारे गाने में, हमको पहले एक्टर होना चाहिए, हमारे गाने में वो एक्टिंग होनी चाहिए, वो फील होना चाहिए, ताकि एक्टर आसानी के साथ एक्टिंग कर सके। इतना बढ़िया उनका ये सिखाना था कि मैं आज भी महसूस करती हूँ उस बात को, और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से गाऊं। जैसे उन्होंने एक गाना मुझे बताया था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। चला कि वो क्या है जो उन्होंने कहा, उसमें वो क्वेश्चन उभर कर आया था। हर किसी का यही कंप्लेंट है कि पहले के गाने बहुत अच्छे लगते थे, आज के गाने याद नहीं होते, आते हैं और चले जाते हैं। आज के गाने असल में बनते हैं दिमाग से ज्यादा, पहले के गाने बनते थे दिल से,
क्योंकि उन दिनों में इतनी एनवायरमेंट नहीं थी, इतनी इक्विपमेंट नहीं थे, और जो जीवन भी इतना सरल था, तो उसमें जो गाने बनते थे वो दिल से निकलते थे, और जो दिल की निकली हुई बात है वो कभी भूली नहीं जाती। इसलिए कहा गया है कि सहज पके सो मीठा। अभी एक गाना था मुकद्दर का सिकंदर में, एक पोर्शन किशोरदा ने सब गाना गाया था, लेकिन जिंदगी तो बेवफा एक सैड पोर्शन था, वो स्पेशली उनको बुला के हमने गवाया था। नॉर्मली ये होता नहीं कि एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर एक्टर जो है, लेकिन किशोरदा पे जो फिल्मिंग किए गए एज ए हीरो, तो उनमें से कोई 2-3 पिक्चर के गाने रफ़ी साहब ने उनको प्लेबैक दिया है, एक बड़ी बात है। और अब इसमें से उनके ये दिखता है कि स्पोर्टमैन थे, ऐसा नहीं कि अभी किशोर के लिए मैं क्यों गाऊँ। और मैं तो बोलता हूँ कि एक दाद देने वाली बात होगी कि एक प्लेबैक सिंगर अपने भाई जैसे उसको प्लेबैक दे रहे हैं। इनकी गानों की बातें करें तो क्या क्या यहाँ मैं अजनबी हूँ, एक गाना था जब जो फूल खिलेगा, वो भी अजब था। फिर दिल भर कहते हुए उस ज़माने में मॉडर्न गाने थे हसीना मान जाएगी के, उसमें भी उन्होंने कमाल किया था। और हर किसी के म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उनका जो काम है वो कमाल का था, लेकिन ख़ास मुझे लगा कि जितना काम बर्मनदान से उनसे अच्छा काम लिया, इतना मुझे लगता हम लोग भी नहीं ले सके। बाबुल की दुआएं लेती जाके रिहर्सल करा रहा था, तो मैंने एक गाना एक लाइन गाई और मैंने कहा गाइए, तो गाए नहीं उन्होंने, चुप रहे। चुप होने के बाद मैंने दोबारा रिपीट की, मैंने कहा ये गाइए ऐसे ही जैसे मैं गा रहा हूँ। तो मैंने देखा उनकी आंख से आंसू आ रहे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा गाने में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोकना पड़े। तो मैं बाहर गया, बाहर से मैंने उनके साथ आते साथ में जहीर साहब को बुलाया बाहर। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि अभी लड़की का एंगेजमेंट किया है, दिल भरा है। He was a very good father, बहुत अच्छे इंसान तो थे, इंडस्ट्री जानती है उनको, as a good singer, as a good human being, but as a father he was excellent father, believe me। लेकिन जब भी अगर कोई मस्ती कर देते तो खुद कुछ नहीं कह देते, अम्मा से बोलते थे, मम्मी से कहते थे कि देखो लोग मस्ती करें, लोग को समझाओ, तो अपनी तरफ से वो मतलब हमेशा अच्छे रहते थे। और अम्मा को बोलते थे जाओ उन लोगों को देखो, संभालो उन लोगों को। तो अम्मा या तो कभी अपना बेल्ट से या तो चप्पल से या तो बेड से मारने के लिए आ जाती थी। तो इन अदर वर्ड्स के ही वाज अ ग्रेट फादर, ही वाज एब्सोल्युटली आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई मीन आई फील के एक्सीलेंट फादर। ही वॉज ए वेरी सिंपल टर्न पर्सन, बहुत सिंपल थे। हम तो रफ़ी साहब को मसीहा कहते थे, बिंदास, कुछ ऐसा लगता था कि ऊपर वाला के साथ उनका कुछ संपर्क है, ऐसा लगता था उनका फेस में। और मैंने रफ़ी साहब को कभी गंभीर नहीं देखा, हमेशा वो हंसते थे, अपने आप वो खोए रहते थे, पता नहीं। अक्सर देखा ये गया है कि जब कोई महान कलाकार अपनी कला की बुलंदी तक पहुंच जाता है तो उसके दिमाग में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि खलबली सी आ जाती है, और वो उसका बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। उसमें जो मिठास होती है वो चली जाती है, करख्त हो जाता है, सख्त इंसान हो जाता है। लेकिन रफ़ी साहब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। He was a very God-fearing person, बहुत ही मतलब उनको अल्लाह का बहुत खौफ था। अभी मिसाल के तौर पर जैसे अपना कभी भी अपने रिकॉर्डिंग में जाते थे और गाना अच्छा होता था तो लोग बोलते थे रफ़ी साहब क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। तो वो खुद बोलते थे कि मैंने नहीं किया, उनकी उंगली उड़ जाती थी पूरी के मतलब अपने ये अल्लाह की देन है। अपनी कला में वो बिल्कुल चोटी तक पहुँचे, फिर भी बड़े सीधे सादे भोले भाले, बड़े मिलनसार और विनम्र जिसे कहते हैं इंसान रहे। हर एक से बात करते थे हाथ जोड़कर, और साहब वो झुककर और मुस्कुराते रहते थे। वो कभी शल उनके माथे पर नहीं पड़ती थी कि भाई गुस्सा नहीं आता था। बहुत शांत, बड़े प्यारे इंसान थे। जब रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिला था तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि रफ़ी साहब आपको कैसे लग रहा है, पद्मश्री मिला आपको। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कहेगा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, या मैं जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगा। लेकिन रफ़ी साहब ने बिना कुछ सोचे समझे उस अवार्ड को देखकर कहा कि ऐसा अवार्ड सबको मिले। अभी एक वाकया मैं बताऊँ आपको, अपने एक फिल्म थी नसीब, उसमें अब्बा का गाना था अपना चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ।
अमिताभ बच्चन जी के साथ था। तो वो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो घर पे जब आए तो हम लोग को बुलाए, बोले इधर आओ कोई बात बताना है। तो हम लोग को बुलाए तो पूछे हम लोगों ने कि अब्बा क्या हुआ बताइए। बोले आज रिकॉर्डिंग में पता क्या हुआ। बोले बताइए। बोले आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। तो मतलब इतने बड़े आदमी के साथ गाया। ऑल्दो मतलब उस वक्त हम लोग भी ये बोले कि अरे क्या अब्बा कैसे लगता था वो, कैसा कितना लंबा है, कैसा लगता है क्या, मतलब यू नो दैट टाइम इवन वी फेल्ट कि मतलब अरे एक सुपरस्टार के साथ हमारे अब्बा ने गाना गाया है। सब वी ourselves did not know, like our father, मतलब हमारे अब्बा खुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं अपने। अगर अनबन उनकी हो भी गई, और दो मैं इंस्टेंसेस आपको दूंगा, 2 बार ये हुआ था कि 2 बहुत बड़े लोगों से कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, लेकिन उसमें रफ़ी साहब का कोई कसूर नहीं था और ना ही उनका दिमाग गर्म हुआ या कुछ उल्टी सीधी बात हुई। देखिए एक बार क्या हुआ, नैयर साहब ने मुझे खुद बताया ये कि ओपी नैयर खुद बड़े महान म्यूज़िक डायरेक्टर और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे, कई ज़बरदस्त गाने गाए। एक बार क्या हुआ कि अपनी रिकॉर्डिंग फिक्स थी और नैयर साहब इंतज़ार कर रहे थे रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब पहुँचे जो टाइम दिया गया था उनको, उससे करीब 1 घंटा लेट। अब नैयर साहब को बहुत गुस्सा आया कि साहब अब रफ़ी साहब तो हैं बहुत महान, लेकिन साहब मेरी रिकॉर्डिंग है, सब ठहरे हुए हैं, इतना लेट कैसे आए। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा क्या रफ़ी साहब आप इतना लेट आ गए 1 घंटा। तो उन्होंने कहा वेरी सॉरी नैयर साहब, बात ये थी कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में था और वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे वो ख़त्म हुई कि मैं भागा उनसे माफ़ी मांगकर और आ गया हूँ, चलिए शुरू कीजिए। कह नहीं साहब, नैयर साहब बोले मैं तो भाई बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, आप लेट आए हैं और किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर की वजह से लेट आए हैं, इसलिए मैं आज से आपके साथ कोई काम नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग कैंसिल। उसके बाद नैयर साहब के यूनिट में रफ़ी साहब ने नहीं गाया, लेकिन रफ़ी साहब के दिल में कभी ये नहीं रहा। और जब इंटरव्यू नैयर साहब ने मुझे दिया तो वो भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये बहुत गलत किया। B.R. चोपड़ा साहब के यहाँ रफ़ी साहब नहीं गाते थे, महेंद्र कपूर गाते थे। फिर माई वक्त, तो वक्त में था टाइटल सॉन्ग, तो मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा ये तो मैं रफ़ी साहब से ही गवाऊँगा और कोई नहीं गाएगा। रफ़ी साहब को मैंने ये भी देखा कि कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर मतलब जो कि इतने बड़े सिंगर को मतलब पेमेंट देकर नहीं ला सकते हैं, तो देखा कि लिफाफा हमें कुछ भी डाल के वो देते थे, रफ़ी साहब सर पे ये लगा के जेब में रख देते थे। ये दैट वाज मोहम्मद रफ़ी। कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ मैं बम्बई में नहीं था और मैं उनके जनाजे को खाना नहीं दे सका। मुझे बड़ा अफसोस रहा है। गुरु पूर्णिमा के लिए वृंदावन जाते हैं हमेशा, मेरे गुरु जी के वहाँ पे, और वहाँ पे हम गए हुए थे और इसी तरह से जैसे रोज़ वहाँ पर सुबह 4 बजे अपने वहाँ से निकलते हैं धर्मशाला से और गुरु जी के मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं। एक रिक्शा होती है, रिक्शा में मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। कि किसी ने वहाँ सड़क पे हमें रोका और कहा कि शमी जी, मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है। शमी जी आपकी आवाज़ चली गई। मैंने कहा भाई मेरी आवाज़ अच्छी वाली है, कल रात को भी मैंने बहुत सारे भजन गाए थे और आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज भी गाऊंगा, आपको सुनना तो वहाँ आइए मंदिर में, भजन गाएंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे। कहा नहीं शमी साहब आपकी आवाज़ चली गई, रफ़ी साहब चले गए। दिस वॉज हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू मी कि रफ़ी साहब मेरी आवाज़ थी और मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं दंग रह गया, बिल्कुल दंग रह गया वहाँ पर। यू कांट इमेजिन, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिस वॉज हिज वे ऑफ कंपेयरिंग माई वॉइस विद रफ़ी साहब एंड टेलिंग मी कि रफ़ी साहब का निधन हो गया। मैं रोना शुरू कर दिया मैंने, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं बम्बई में नहीं था उस वक्त, उनके जनाजे को कांधा नहीं दे सका। ग्रेट
great man, great soul passed. It was a very sad day in my life. Very sad day. रफ़ी साहब ने इतने हज़ारों गीत उनके दुनिया भर के चाहने वालों को दिए हैं और मेरे जैसे सैकड़ों कलाकारों के उनके ये गीत और रफ़ी साहब हमारे घर चला रहे हैं। जब रफ़ी साहब के 31 जुलाई आती है हर साल की तरह, इतने सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उषा जी आप हमारे इस प्रोग्राम में आइए, रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलिए। और जब भी मैं जाती हूँ, आज तक मैंने ये देखा है ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं जो हाउस पैक्ड नहीं होता, जबकि